नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लर्निंग कंसेप्ट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और ये आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सबके लिए, जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आगामी परीक्षा जो भी आयोजित की जाएगी उन सभी में ये जो वीडियो होगा, उन सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में आपको एक हेल्प मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आज का टॉपिक है हमारा संविधान के अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान में जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन अनुच्छेद से कुछ क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो या 4 क्वेश्चन हो। तो इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। अंत तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि इस वीडियो में कौन सी कमियां रह गई है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 10 सेट हम लेकर के आए हैं और हर सेट में 10-10 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सेट 1 को पहले कवर करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो संविधान बनाया गया, तो अंतिम रूप से जो संविधान यानी फाइनलाइज जब संविधान हमारा बन करके रेडी हो गया था, तो उस समय तक अनुच्छेद कितने थे और उसमें अनुसूचियां कितनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हो 378 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 390 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर सी में है 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ। और ऑप्शन जो लास्ट है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1, यानी तीसरा नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से, यानी अगर हम काउंट करें सारे छोटे सेक्शंस को भी अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी आर्टिकल के अंदर 1, 2, 3 A, B, C इस फॉर्म में भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में, तो उसके अनुसार भी कह रहा है कि इट मीन्स सारों को, सभी को काउंट करेंगे तो टोटल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं जो भारतीय संविधान में हैं, उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। यानी हमारा जो 4th नंबर है ऑप्शन, वो 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी आप इसका डिटेल भी देख सकते हो। भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 24 भाग हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, यानी वर्तमान में इनको रखा गया है। और अगर स्टार्टिंग की बात करें प्रारंभ से, तो उस समय 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 24 भाग थे। वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे और केवल 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए अगले में हम आते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कर वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कि टोटल कितने सेक्शंस हैं, टोटल कितने धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 356, फिर 448, 404 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा भाइयों दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे संविधान में वर्तमान में जो कुल धाराओं की संख्या है वो है 448। वो कितनी है? 448। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर हो जाएगा 448। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच आर्टिकल इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट इंडिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस यूनियंस, यानी यूनियन का एक कलेक्शन है, यानी बहुत सारे राज्यों का एक संघ है। वो भारत के किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। चलिए, यानी इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन समझाना चाह रहा है हमें कि हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है, किसके बारे में वर्णन किया गया। तो देखते हैं हम ऑप्शंस है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और राज्यों का संघ। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस को देखा, सेम वही क्वेश्चन है हूबहू। उसमें आर्टिकल पूछा गया था और इसमें पूछ रहा है कि आर्टिकल 1 में किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ, यानी हमारा जो 4th नंबर है ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यानी कौन से आर्टिकल में, भारत के कौन से आर्टिकल में नागरिकता से संबंधित सारी चर्चाएं, सारा वर्णन किया गया है। तो भारत की नागरिकता से संबंधित जो सारी विचारधाराएं हैं, सारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, तो वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11, यानी अनुच्छेद 5 से 11 में उन सब का चर्चा किया हुआ है, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी भारत के किस संविधान के अनुसार भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक या अनुच्छेद 14 से 32 तक। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल हमारा सही होगा। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों के वर्णन से है, जिसमें हमारे 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? सिंपल फॉर्म में हम कहें तो जो रिजर्वेशन होती है शायद गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट एग्जाम में जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा गया है वो भारत के किस आर्टिकल, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें आरक्षण का प्रोविज़न रखा गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत। जो हम अपने समाज में जहाँ रह रहे हैं तो आप देख रहे हो कि कास्ट का जो सिस्टम है बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ है। तो कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद बनाया गया है जिसके तहत छुआछूत को ख़त्म करना है। तो इसके लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 को हम याद कैसे करेंगे? 17 जनरली 17 को हम क्या कहते हैं? 17 को कहते हैं खतरा। और हम जानते हैं कि हमारे समाज में जो होता है वो नीची जाति के लोगों से इंसान छुआछूत बहुत ज़्यादा मानता है, यानी उनसे उनको खतरा महसूस होता है।
तो इस वजह से आप याद रख सकते हैं 17 मतलब खतरा मतलब क्या, SC ST वाले जो भी होते हैं छोटी जाति से रिलेटेड, तो उन सब से उनको खतरा होता है। चलिए, तो इससे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। यानी बाय द वे वैसा सिचुएशन आता है कि कभी भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होता है, तो पुनः निर्वाचन के संबंधित, पुनः निर्वाचन से संबंधित जो भी जानकारी दी गई है कि उनका निर्वाचन कैसे होना है, उनको कैसे चुना जाना है, तो इनसे संबंधित सारी चीज़ें जो है वो कौन से आर्टिकल में निहित है, किस आर्टिकल के थ्रू हमें जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 में भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई है। यानी ऑप्शन जो हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेट 2 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यानी कह रहा है कि कौन सा अधिकार हमें मिला हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत, यानी किस अनुच्छेद के तहत हमें वो अधिकार मिला है कि जिससे हम अपने भाषण यानी अपने भावनाओं को किसी के समक्ष रख सकते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। यानी अनुच्छेद 19 में जो है इसके विषय में, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार हमें भारतीय संविधान के द्वारा मिला हुआ है, और जिसमें भी प्रमुख रूप से 19 का 1 है, 19 के 1 के तहत ये अधिकार हमें मिला हुआ है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को भी हम अच्छे से समझना है कि 19 अनुच्छेद 19 है बिल्कुल सही आंसर, लेकिन 19 का जो 1 है यानी पहला नंबर जो सेक्शन 19 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें ये स्वतंत्रता मिली है, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आती भी है जो इसी के अंदर निहित होती है। यानी अगला क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में निहित है, तो उसका आंसर भी होगा 19 का 1। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान के 19 का 1 इसके तहत दी गई है, इसके तहत बतलाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण का मतलब क्या समझते हैं, बच्चों के शोषण का मतलब कि बच्चों को अनैतिक तौर पर उनका यूज़ कर रहे हैं, उनको किसी कल कारखाने में लगा दिए हैं, उनसे मजदूरी करवा रहे हैं, यानी उनका शोषण हो रहा है किसी न किसी तरीके से। तो कह रहा है कि बच्चों के शोषण के जो विरुद्ध है हमें एक अधिकार मिला हुआ है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वो हमें मिला है, वो हमें प्रदान किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। यानी अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कल कारखाने में या किसी फैक्ट्रियां में या किसी होटल्स में, रेस्टोरेंट में, यानी बाल मजदूरी के रूप में उनका शोषण हम नहीं कर सकते हैं। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी अल्पसंख्यक यानी जो हमारे समाज में माइनर लोग हैं, माइनॉरिटी जिनकी है, जो काफ़ी अल्प संख्या में भारत में निवास करते हैं, कह रहा है उनके हितों के संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। यानी अनुच्छेद 29 जो है वो भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिए निहित है भारतीय संविधान में। यानी इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी किस अनुच्छेद के तहत हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, यानी जो छह मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, उनकी रक्षा वो करते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद जो 32 है वह हमें क्या करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में बतलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 33 से 46 में, अनुच्छेद 34 से 48 में, अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 37 से 52 में, इनमें से किस में है उसका उल्लेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। यानी अनुच्छेद 36 से 51 में हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी कौन से अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। और एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। देखिए यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया है इसका कि भारत के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वो कौन से देश से लिया गया है? वो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कह रहा है कि किसी भी राज्य की कल्याणकारी जो अवधारणा होती है वो कौन से अनुच्छेद में अंतर्निहित है, यानी कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 31, 39, 49 या 51। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में किसी भी राज्य के कल्याणकारी होने की अवधारणा निहित होती है, सन्निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यानी कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है प्रत्येक राज्य को उसके ग्राम पंचायत, यानी हर राज्य में ग्राम पंचायत का प्रोविज़न है। जो हमारे गांव में जो पंचायत होती है वही ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच होता है। तो कह रहे हैं कि इसका जो प्रोविज़न है राज्य सरकारों में वो हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिला है कि हम ग्राम पंचायत का भी गठन कर सकें? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। यानी अनुच्छेद 40 जो है वह प्रत्येक राज्य को एक ग्राम पंचायत के गठन की मंजूरी देता है। यानी हर राज्य अपने गांव के पंचायतों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कह रहा है कि 42वां संशोधन हुआ था भारत में, तो 42वां संशोधन जो हुई है तो उसके अनुसार मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B या अनुच्छेद 39 का C। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 51 का A। यानी जो 42वां संशोधन है, 42वां संशोधन कब आया था दोस्तों? ये 42वां संशोधन 1976 में आया था। किसकी अनुशंसा पे आया था? ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इस अनुच्छेद को लाया गया था जो 1976 में आया था, और जिसमें भाग 4 के क के अंतर्गत 51 के क के तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? तो अभी ये क्वेश्चन से अभी आया था सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्रश्नोत्तरी सेट 3 का है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। और यह हम अच्छे से जानते हैं कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के शक्तियों का निर्धारण भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी उसका वर्णन भारत के किस अनुच्छेद में है, जिसके तहत हमें यह जानकारी मिलती है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, 53 या 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 53। अनुच्छेद जो 53 है उसमें भारत के राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी जिसमें सारी शक्तियां निहित होती है, और वो इसका उपयोग वो स्वयं या अपने अधिकारियों के थ्रू, अपने अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रति जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग यानी उनको दोषी माना जाता है, और दोषी माना जाता है तो इसका प्रोविज़न भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया जिसके थ्रू महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, 76 या अनुच्छेद 85। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61, यानी अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो कह रहा है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के एब्सेंस में जो राष्ट्रपति के सभी चीज़ों का उपयोग करेगा, उसकी शक्तियां भी उसमें निहित होंगी, तो उसे राष्ट्रपति जो भारतीय राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चर्चा है, उपराष्ट्रपति की शक्तियां, उसके कार्य, इन सब की चर्चा भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का चर्चा है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति की कौन कौन सी उसके पद का सृजन कैसे किया जा सकता है, कौन सी शक्तियाँ उसमें निहित हैं, इन सब का प्रावधान उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो मंत्रीगण यानी मंत्रियों का जो समूह होता है, यानी मंत्री परिषद जो होते हैं, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो इसका वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद यानी सारे मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्री परिषद के गठन के बारे में बतलाया गया कि उनका गठन कैसे होना है, कैसे फॉर्मेशन होगा मिनिस्टर्स का, कैसे किन किन तरीकों से मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में ही भारत के प्रधानमंत्री तथा भारत के मंत्री परिषद के गठन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? महान्यायवादी को हम कहते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान्यायवादी जो हैं वो एक बहुत बड़े विधि अधिकारी होते हैं। तो उनका जो वर्णन है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उनका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। यानी अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? एक क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछा जाता है कि जो संसद के 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच मैक्सिमम कितने दिन का अंतराल हो सकता है? यानी अधिवेशन के बीच के जो अंतराल है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अधिवेशनों के बीच का जो 6 माह का अंतराल होता है तो इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 81, 82, 83 या 85। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत 2 अधिवेशनों के बीच मैक्सिमम 6 माह का अवकाश हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मिली हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85। यानी अनुच्छेद 85 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक यानी राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसका प्रोविज़न, इसका वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है 106, 108, 110 और 112। यानी दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन का संबंध जो है वो किस अनुच्छेद से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है? दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा हम राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। चलिए अब हम लोग अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन है हमारा 31 यानी सेट नंबर 4। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? यानी धन विधेयक की परिभाषा जो है कौन से अनुच्छेद के तहत हमें मिलती है? तो ये कौन सा अनुच्छेद होगा? ऑप्शन है 103, 109, 110 और 124। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 110। यानी अनुच्छेद 110 के तहत भारतीय संविधान में धन विधेयक की चर्चा की गई है। और जो धन विधेयक होता है हमेशा याद रखेंगे कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही भेजा जाता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संचित कोष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत की संचित निधि, संचित कोष के बारे में जानकारी मिलती है? अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 के 6 या उपयुक्त सभी? इसका वर्णन उपयुक्त सभी अनुच्छेदों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कौन से अनुच्छेद से हमें यह पता चलता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124 का 2?
इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है वो समय आने पे अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हों, तब ये अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जिसको हम कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस जो है हमारे भारत के, उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो भारत के किस संविधान में इसका उल्लेख किया गया, यानी कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन है 256, 151, 124 और 111। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। यानी 124 के तहत हमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का प्रोविज़न है। चलिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत किसी भी मामले में कोई परामर्श ले सकता है, इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 123, 352, 312 या 143? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार या पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी कर देती है तो उस पर वो फिर से कोई रूल जारी करती है तो उस पर वो फिर से पुनर्विचार कर सकती है और उसका निर्णय दोबारा ले सकती है। तो ये किस अनुच्छेद में लिखित है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 138, 139, 137 और 143। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है पुनर्विचार कर सकती है किसी भी मामले में जो उन्होंने सुनवाई कर रखी है, जो ऑर्डर वो जारी कर सकता है उसमें भी वो पुनरावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? यानी ये कौन से अनुच्छेद से हमें पता चलता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी रूल रेगुलेशन जारी करता है तो भारत में रहने वाले, यानी भारत में होने वाले सारे राज्य के जो हाई कोर्ट हैं यानी उच्च न्यायालय हैं उसको मानने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध, यानी उसको मानना जरूरी है उनके लिए। यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट से लॉ अगर पारित होता है, कोई नया कानून पारित होता है तो राज्य के जो हाई कोर्ट हैं वो उनको मानेंगे ही, उनको फॉलो करेंगे ही। ये किस अनुच्छेद के तहत पता चलता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 144? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर जारी करता है, कोई रूल रेगुलेशन जारी करता है तो उसे उसके निचले सारे कोर्ट्स मानने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार क्या है? यानी कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है अपने किसी भी रूल पे, किसी भी ऑर्डर्स पे पुनरावलोकन कर सकता है? यानी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 के तहत ये शक्ति राष्ट्रीय भारत के सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को मिली हुई कि अपने विचारों पे वो फिर से पुनरावलोकन, पुनर्विचार कर सकता है। यानी इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालय का प्रावधान है? यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, जिला
न्यायालय। ये जो जिला न्यायालय होते हैं, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो इसका जो गठन है, प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 143? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय यानी राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? यानी हमारे राज्य के जो विधान पालिकाएं होती है, अगर वो कानून बनाती है तो उस कानून को मानना है उस राज्य के लोगों को, जो उस राज्य में निवास करते हैं। तो ये जो शक्ति प्रदान की गई है उन्हें हमारे संविधान से, तो किस अनुच्छेद के तहत ये शक्तियाँ मिली हुई है किसी राज्य की विधान पालिकाओं को? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के तहत ही राज्य के सभी विधान पालिकाओं की शक्ति मिली हुई कि वो अपने अनुसार किसी नियम कानून को पारित कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? यानी कुछ वैसी शक्तियां जो केंद्र के पास होती है, वो शक्तियां रिजर्व होती है, उन शक्तियों का उपयोग कभी भी केंद्र सरकार अपने या देश की भलाई के लिए कर सकता है। यानी अपने सेंट्रल मिनिस्टर्स या सेंट्रल यानी कैबिनेट से रिलेटेड कोई भी अगर अच्छी चीज़ें, अच्छी काम विकास के लिए की जा रही हो, तो उनमें उन शक्तियों का उपयोग वो कर सकता है। तो इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 248? का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248। यानी 248 के तहत भारत के केंद्र के पास यानी जो सेंट्रल्स होते हैं, जिनकी सरकार होती है, कुछ अवशिष्ट शक्तियां उनको प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? अगर किसी राज्य को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई राज्य स्पेशल जो है रिक्वेस्ट करती है किसी मामले को लेकर के सेंट्रल को, तो इसका जो चर्चा है वो भारत के अनुच्छेद किस में वर्णित है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि राज्य के जो समस्याएं होंगी वो राज्य जो है संसद के सामने यानी भारतीय संविधान के सामने रख सकते हैं अपने सारी समस्याओं को। 42 में अनुच्छेद है अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, 253 या 254? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252। यानी 252 के तहत कोई भी राज्य जो है अपने राज्य से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इसका प्रार्थना पत्र या प्रार्थना जो है वो संसद में रख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 252। यानी 252 के तहत कोई भी राज्य जो है अपने समस्याओं को भारत के संविधान के सामने रख सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी राज्य जो है अपनी विधि को बनाने के लिए सक्षम है? ये शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को मिली हुई है? ऑप्शन है 115, अनुच्छेद 116, 226 और 249। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 249। 249 के तहत राज्य को राज्य सूची के अंतर्गत यानी उसकी उनको एक शक्ति मिली हुई है जिसके तहत वो किसी विषय के संबंध में कोई विधि यानी कोई नियम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति देता है? विधि निर्माण की शक्ति देता है यानी किस काम के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए
वो विधि निर्माण यानी अपना कानून बना सकते हैं। इसकी शक्ति भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा उनको मिली हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन होता है, प्रशासनिक जो संबंध होता है, तो प्रशासनिक जो संबंध है वो किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 256 से 263, यानी इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार जो है वो आपसी संबंधित होते हैं प्रशासनिक क्षेत्र को लेकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस क्षेत्र के अंतर्गत यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? यानी किस अनुच्छेद के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मामले में इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दे सकती है? ऑप्शन 256, 263, 356 या 370। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256। 256 के तहत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल जो है उनका जो गठन है भारतीय संविधान में किया गया, तो किस अनुच्छेद के तहत उनका गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 293, 280, 263 या 249। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 263, यानी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन को मंजूरी भारतीय संविधान में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान यानी फिनेंशियल कमीशन, भारत का जो वित्त आयोग है फिनेंशियल कमीशन, इसका जो है गठन वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? फिनांस कमीशन का अनुच्छेद 249, 280, 368 या 370। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। 280 के तहत ही उसे शक्तियाँ मिली हुई है कि वित्त आयोग का गठन भारत का संविधान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, यानी संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है, किस अनुच्छेद के तहत उसे बताया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का क, यानी अनुच्छेद 300 का क इसके तहत भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? यानी नैसर्गिक न्याय यानी वैसे न्याय जो विचार संगत होते हैं, वैसे न्याय जो हमारे समाज में उच्च वर्ग के लोगों या निम्न वर्ग के लोगों को यानी हर तरह के वर्ग को समान रूप से मिल सके, यानी वैसे न्याय की चर्चा नैसर्गिक न्याय के रूप में जानी जाती है। तो उसका जो जिक्र है वो भारत के कौन से अनुच्छेद में उसका जिक्र किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका ऑप्शन है 308, 309, 310 या 311। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में नैसर्गिक न्याय की चर्चा की गई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारतीय अखिल भारतीय सेवा के बारे में जानकारी दी गई है, जानकारी मिलती है हमें? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 या अनुच्छेद 314। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312, यानी अनुच्छेद 312 के तहत ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। यानी किसकी जानकारी? भारतीय यानी अखिल सेवा की जानकारी मिलती है, अखिल भारतीय सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण का अधिकार हमें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के तहत भारतीय लोगों को लोक सेवाओं के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जो गठन किया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया है, जो हर राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ी सर्विस सेवा यानी पब्लिक सेवा का एक निकाय है, एक आयोग है। ऑप्शन है 310, 312, 313 या 315। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अनुसार हर राज्य में एक आयोग होगा और वो आयोग लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो 312 जो है वो किससे संबंधित है? तो 312 जो है अभी हमने देखा वो अखिल भारतीय सेवाओं से है, अखिल भारतीय सेवाओं से इसका संबंध है, यानी आर्टिकल 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी इसके जो काम है, इसके जो वर्क हैं, इसके सारे जो वर्क हैं उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में ही यूपीएससी के सारे काम यानी इसके सारे जो वर्क हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन हैं, उन सब की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का मतलब इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन का जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का यानी इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकता था, ये प्रावधान पहले था, बट ये प्रावधान अब समाप्त हो चुका है। जो पहले प्रावधान था तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त था कि वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग जिसको हम कहते हैं भारतीय अनुसूचित एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसका अनुच्छेद जो है यानी आर्टिकल जो है वो कौन सा है जिसके तहत भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 तथा अनुच्छेद 338 का ए, जिसके तहत SC/ST का जो एक्ट है वो SC एक्ट जो है वो लाया गया है, SC/ST एक्ट जो है इसके तहत लाया गया है। कौन सा है वो? 338 और 338 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, जिसमें हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत भारत का राजभाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा। ऑप्शन 1 343 का 1, 345 1, 346 1 या 348 का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 343 का 1। 343 के 1 के अनुसार भारतीय लोग यानी भारतीयों को
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी राजभाषा हमारी जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी गई है, तो देवनागरी लिपि में। इसे भारतीय संविधान में कब राजभाषा घोषित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को इसे हिंदी यानी एक राजभाषा है का दर्जा प्रदान किया गया। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हिंदी के लिए महात्मा गांधी के प्रयासों को भी याद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? सेम क्वेश्चन अभी दोबारा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? यानी हिंदी भाषा का जो डेवलपमेंट हो इसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सेम ही होगा। यानी हिंदी भाषा का जो दर्जा जिस आर्टिकल में दिया गया है उसी में यह भी लिखा हुआ है, यह भी सन्निहित है कि उसके विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो आपातकाल जो है यानी इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के राष्ट्रपति इमरजेंसी जो है कौन से आर्टिकल के तहत लगाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो हैं वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? यानी जो हमारा प्रेसिडेंट रूल होता है, यानी प्रेसिडेंट रूल जो है, प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया जाता है? जब किसी राज्य में या केंद्र में सरकार नहीं बन पा रही, किसी पार्टी का सरकार केंद्र में नहीं बन पा रहा हो, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन अगर वो स्टेट की बात होगी तो वहाँ पे राज्यपाल शासन लगता है। बट राज्यपाल भी किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है? भारत के राष्ट्रपति के इंस्ट्रक्शन पे ही काम करता है। तो वैसे कंडीशन में भी वो राष्ट्रपति शासन के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका प्रोविज़न जो है राष्ट्रपति शासन को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा, यानी जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो इमरजेंसी की घोषणा, इट मीन्स फिनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है फिनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। फिनेंशियल इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति लगा सकती है। चलिए नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? 352, 74, 356 या 76 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 352, यानी अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 का ए के अधीन उपबंध यानी उसके अंदर किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, भारत के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। दूसरा है, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार। या तीसरा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। और अंतिम है, अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है 350 के ए के अनुसार।
यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, यानी पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। जैसे आप सबको पता है 42वां संशोधन हुआ था 1976 में चौंसठ समिति के तहत उसकी अनुशंसा पे। तो कह रहे किसी भी संविधान में अगर व्यवस्था की गई हो करेक्शन का, उसके नियमों को बदलने का, तो वो किस आर्टिकल के तहत ऐसा किया जा सकता है। तो संसद के किस आर्टिकल के अनुसार संविधान संशोधन हो सकता है, 349, 368, 390 या 351। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। यानी 368 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? 368 जो अभी हमने बताया है कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक, यानी किस अनुच्छेद का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा किया गया हो? केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ जो दल होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कई बार इसका दुरुपयोग भी कर चुके हैं। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या 370। तो इसका राइट आंसर होगा 376। यानी 356 है, इसका दुरुपयोग संसद के भीतर या बाहर सबसे ज़्यादा बार हुआ है। चलिए आगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आए दिन उस अनुच्छेद पे चर्चा होती रहती है और वो सबकी जुबान पे भी है। वो कौन सा सेक्शन है? वो है 370, धारा 370, यानी अनुच्छेद 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है? नागालैंड को स्पेशल राज्य का दर्जा जो है वो किसके अकॉर्डिंग मिला हुआ है? उसका ऑप्शन है अनुच्छेद 370, 371, 371 का ख, 371 का च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 का क। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 का क।